नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस विषय में द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, उनका लेखन कृतित्व एवं उनके मूलभूत विचार क्या थे, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले अपने आप में एक ऐसी प्रतिभा थे जो पूरी तरह से अध्यात्म से ओतप्रोत थे। उनका राजनीतिक परिदृश्य प्राथमिक दृष्टि में नहीं था, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए, मौजूद हालातों को देखते हुए उनका राजनीतिक परिवेश में आना अत्यंत आवश्यक इस तरह का प्रतीत हुआ और उन्होंने जीवन के स्वतंत्रता परिप्रेक्ष्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान एवं समय दिया। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गरम दल वाले स्वराज्य के समर्थक बाल गंगाधर तिलक ने बताया है इनके बारे में। गोखले में अनेक गुण थे, उनमें से प्रधान गुण यह था कि वह बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने निस्वार्थ निष्ठापूर्वक अपने आप को देश सेवा के लिए पूर्णतया समर्पित कर दिया। मूल रूप से गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादियों की श्रेणी में प्रथम स्थान रखते थे। दूसरे अर्थों में यह भी कहा जाता है कि उदारवाद के जनक भी यही माने जाते हैं। भारत के राष्ट्रीय स्वाधीनता के संघर्ष में इस तरह की एक प्रक्रिया संचालित हुई। गंगोत्री से एक क्षीण धारा के रूप में निकलती है और जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है वैसे वैसे वह आसपास की सरताओं को या नदियों को समेटती हुई चली जाती है। उसी प्रकार स्वाधीनता आंदोलन की स्थिति थी। उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी और गांधी के जो तेजस्विता भरे नेतृत्व में कार्य करने के लिए इनको स्थान मिला। मूल रूप से अहिंसक आंदोलनकारी सभी इस राष्ट्रीय आंदोलन के अंग थे। इस राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक नेता उदारवादी ही होते थे, जिनमें बंगाल विभाजन से पहले यानी 1885 के बाद 1905 से पहले प्रमुख उदारवादी नेताओं का जो समूह है, जिसमें ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये प्रमुख रूप से उदारवादी श्रेणी में आते थे। गोखले का स्थान इनमें सबसे ऊपर था। उदारवादी नेताओं को सामान्य रूप से आराम कुर्सी के राजनीतिज्ञ के रूप में समझा जाता था, लेकिन इस तरह का वास्तविक अर्थों में कोई मायना नहीं है। तिलक के शब्दों में जो वक्तव्य दिया गया प्रारंभ में, उससे यह सिद्ध होता है कि तिलक इनके वैचारिक दृष्टि में ध्रुवविरोधी थे। ये उदारवादी प्रकृति के, तिलक क्रांतिकारी या गर्म प्रकृति के।
फिर भी तिलक द्वारा इनकी प्रशंसा की गई। इनके कार्य को देखते हुए, इनके सारे क्रियाकलापों को देखते हुए। गोखले का जन्म बम्बई प्रांत के कोल्हापुर जिले में हुआ। जब वे 13 वर्ष के थे, उनके पिता का उसी समय देहांत हो गया। उन्होंने शिक्षा ग्रहण की कठोर संघर्ष के उपरांत। फिर भी उनकी अद्भुत योग्यताएं अपने आप में एक जीवन में उन्नति की ओर बढ़ाती गईं। 20 वर्ष की आयु में पूना के एक अंग्रेजी स्कूल में अध्यापक हुए, जो आगे चलकर के विख्यात फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से विकसित हुआ। 1902 में प्रिंसिपल के पद से गोखले रिटायर हुए। महादेव गोविंद रानाडे की बुद्धिमत्ता एवं उनकी कर्तव्य परायणता के बहुत प्रभावित थे। गोखले ने अपना सार्वजनिक जीवन जस्टिस रानाडे के शिष्य के रूप में प्रारंभ किया। यहाँ ध्यान रखने वाला बिंदु ये है कि महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य गोखले थे और गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य महात्मा गांधी थे। गोखले के बारे में डॉक्टर जकारिया ने लिखा है, गोखले के रूप में रानाडे को जैसा शिष्य मिला था, वैसा उपयुक्त शिष्य कभी किसी गुरु को नहीं मिला होगा। गोखले की यथार्थ रूप में कार्य करने की स्थिति, उनकी मृदुभाषता, मधुर एवं तार्किक वक्तव्य, इस प्रकार रानाडे ने गोखले को बम्बई प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक संस्था सार्वजनिक सभा का मंत्री बना दिया एवं प्रमुख व्यक्तियों में इनका स्थान आने लगा। इस संस्था के प्रमुख पत्र क्वार्टरली रिव्यू के संपादक भी नियुक्त हुए। 4 वर्ष तक वे समाज सुधार से संबद्ध पत्रिका सुधारक के भी संपादक रहे। इस तरह से 1904 में ब्रिटिश सरकार ने गोखले को CIE का खिताब भी दिया। 1905 में उन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को धारण किया। तो इनका जो कार्य करने का तात्विक पक्ष था, वह बड़ा ही प्रभावी रहा। 1905 में गोखले ने हाव हाउस विकेंद्रीकरण आयोग के समक्ष अपने विचार रखे। उन्नीस में गोखले उस प्रतिनिधि मंडल के सदस्य बनकर के इंग्लैंड गए, जो ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को यह समझाने के लिए गया था कि बंग भंग या बंगाल विभाजन संबंधी अधिनियम न बनाया जाए। 1909 के सुधारों का पहले तो स्वागत किया, लेकिन बाद में सुधारों के व्यवहारिक रूप पर घोर निराशा प्रकट करते हुए उन्होंने नौकरशाही के कार्यों की आलोचना की। 1912 में भारतीय लोक सेवाओं से संबंध रखने वाली विभिन्न समस्याओं तथा कार्यप्रणाली के संबंध में जांच करने के लिए इस्लिंगटन की अध्यक्षता में एक शाही आयोग नियुक्त किया गया। गोखले इस आयोग के एक प्रमुख सदस्य थे। इस प्रकार गोखले का व्यक्तित्व रहा। गोखले को गांधी जी पुण्यात्मा गोखले कहते थे। गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोखले के प्रति गांधी जी का गहरा स्नेह भी दिखाई देता था। इंग्लैंड की लॉर्ड सभा में बोलते हुए एक बार लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि उन्हें कभी किसी भी राष्ट्र का ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसमें उनसे ज़्यादा संसदीय प्रतिभा हो।
एक बार ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि देने का प्रस्ताव किया, जिसे गोखले ने अस्वीकार कर दिया। भारत मंत्री की परिषद की सदस्यता के लिए भी इनको नामित किया गया, लेकिन इसको भी इनकार कर दिया। देखिए, ध्यान रखने वाला ये बिंदु है कि नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई उसको बहिष्कृत किया, उसको अस्वीकार किया, एवं भारत मंत्री परिषद की सदस्यता ग्रहण करने से भी इन्होंने पूरी तरह इनकार कर दिया। तो इन जो लालचों को, प्रलोभनों को अंग्रेजों द्वारा दिया जाता था, उन्हें किसी भी स्थिति में गोखले स्वीकार नहीं करते थे। ये अस्वीकृति ही उनकी देश सेवा, उनकी सेवा भावना, त्याग एवं भावना, देश के प्रति बलिदान, देश की भक्ति की भावना को प्रकट करती हैं। तो इन जैसा देश के प्रति एक निस्वार्थ भाव वाला व्यक्तित्व प्रमुख रूप से कोई नहीं मिला। अब हम इसमें देखते हैं गोखले का जो चिंतन कार्य है, उसमें गोखले इतिहास और अर्थशास्त्र के प्रख्यात विद्वान थे। उन्होंने बर्क की, एडमंड बर्क विद्वान हैं, उनकी पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का भी बड़ी रोचकता के साथ अध्ययन किया। उनका रचनात्मक जो राजनीतिक पद्धति था वह प्रेरणादायी था। हम जब राजनीतिक चिंतन के बारे में या राजनीति में उनका किस तरह का कार्य करने का तरीका था, ढंग था, उसमें कुछ बिंदु हैं, उनको हम देखते हैं कि भले ही इनको इस दृष्टि से देखा जाए कि ये अंग्रेज़ों के मातहत थे या अंग्रेज़ों के सामने गिड़गिड़ाते थे, उनके सामने भिक्षावृत्ति की बात भी इनसे आरोप रूप में भारतीयों द्वारा कही गई, लेकिन ये सब उनकी तकनीकी बहुत ही रहस्य वाली थी। इसके परिणाम आगे जाकर के भारतीय स्वतंत्रता को दिलाने में पूरी तरह से सफल सिद्ध हुए। तो इनके हम राजनीतिक परिदृश्य के बारे में जब देखते हैं तो जो पहली विशेषता है वह है कि अंग्रेज़ों की जो न्यायिक प्रक्रिया थी, न्यायप्रियता थी, उसमें उदारता के साथ यह विश्वास करते थे। यानी अंग्रेज़ों द्वारा जो प्रावधान किए जाते उनमें विश्वास करना। ब्रिटिश शासन का जो दृष्टिकोण था उसके प्रति इनकी सहयोगी प्रवृत्ति रहती थी, लेकिन उनके जो साम्राज्यवादी या उनकी आक्रामक जो नीति रहती थी उसका ये घोर विरोध भी करते थे। फिर है इनका जो मूल विश्वास था वह संवैधानिक प्रावधानों में था। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है कि वे विरोधी को हराने में नहीं अपितु उसे जीतने में विश्वास रखते थे। हिंसा, विद्रोह, सशस्त्र क्रांति अथवा विदेशी आक्रमण की सहायता आदि के लिए उनके राजनीतिक व्यवहार में कोई स्थान नहीं था। गोखले के इन सारे मार्गों को उनके आलोचकों ने, उनके प्रतिपक्षियों ने इस सारी शैली को राजनीतिक भिक्षावृत्ति का एक इस तरह का कार्य करने का या एक शैली को उन्होंने विरोध स्वरूप बताया कि ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति का इनका जो नेचर है यह ठीक नहीं है। लेकिन इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे अपने स्वातंत्र्य मार्ग को आगे बढ़ाते गए एवं देश के लिए मूल रूप से समर्पित भावना के साथ बढ़ते गए।
फिर देखते हैं सुशासन का जो इनका परिदृश्य था, दृष्टिकोण था, वह बड़ा ही महत्वपूर्ण था। सुशासन प्राप्ति आध्यात्मिक साधनों के द्वारा ऐसे सुधार जो कि क्रमिक सुधार के रूप में विश्वास में लिए जाएं, एवं सुशासन ऐसा हो वह पूरी तरह से पाक हो, पवित्र हो, स्वस्थ हो। सुशासन के बारे में उन्होंने लिखा था, ब्रिटिश प्रशासनिक यंत्र के स्थान पर भारतीय प्रशासनिक यंत्र को प्रतिष्ठित करना, विधान परिषदों का विस्तार। सन 1905 में बनारस कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में गोखले ने कहा था, कांग्रेस का लक्ष्य यह है कि भारत भारतीयों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रशासित होना चाहिए। एक निश्चित समय की अवधि में भारत में ऐसी सरकार गठित होनी चाहिए जैसी कि ब्रिटिश साम्राज्य की अन्य स्वशासित उपनिवेशों की सरकारें हैं। उन्होंने इलाहाबाद में एक भाषण में कहा, मेरी आकांक्षा है कि मेरे देशवासियों की स्थिति अपने देश में वैसी ही हो जैसी कि अन्य लोगों की अपने देश में है। राजनीतिक चिंतन में इनका एक और बिंदु आता है जिसे कहते हैं हम अधिराज्य, डोमिनियन स्टेट की बात को ये स्वीकार करते थे। अंग्रेजों के अधीन अपने कार्यों को करने की जो शैली थी उसमें विश्वास करते थे, क्योंकि अंग्रेजों के वैचारिक परिदृश्य को ये पूरी तरह से उखाड़ने में इस तरह की युक्ति का प्रयोग नहीं करते थे जिस तरह के आगे चल करके जो क्रांतिकारी या उग्र स्वभाव वाले विचार प्रकट करने वाले, उनको क्रिया में लेने वाले जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम करने वाले थे। तो अधिराज्य की स्थिति में इनका विश्वास था, लेकिन उस अधिराज्य की स्थिति का जो परिणाम था वह स्थायी एवं दूरगामी था, जो भारत को एक आज़ाद राष्ट्र की ओर ले जाने का एक अपूर्व या निश्चित रूप से लक्ष्य था। लेकिन उसका तत्काल हम लक्ष्य निर्धारित करें तो वह प्रयोग में पूरी तरह से दिखाई नहीं देता था। सत्ता के केंद्रीकरण का उन्होंने पूरी तरह से विरोध किया। प्रशासनिक सुधारों की आकांक्षा, तत्कालीन मांगों को इन्होंने उठाया। सांप्रदायिक एकता में इनका पूरी तरह से विश्वास था। स्वदेशी समर्थन की बात करते थे, लेकिन बहिष्कार के प्रति इनकी कुछ शंकाएं थीं। इन्होंने वाराणसी में कहा था, स्वदेशी का आंदोलन आर्थिक होने के साथ साथ देशभक्ति का भी आंदोलन है। जिन श्रेष्ठतम आदर्शों के मनुष्य जाति के हृदय को कभी भी प्रेरित किया है उनमें स्वदेशी का महत्वपूर्ण स्थान है। उद्योग आदि को प्रमुख स्थान देते थे। अब हम इसी संदर्भ में बात करते हैं इनके द्वारा दिए गए प्रमुख तत्व राजनीतिक आध्यात्मिकरण की। यह बिंदु इनका अत्यंत चर्चा का विषय रहा है भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, कि गोखले का जो राजनीतिक आध्यात्मिकरण था वह बड़ा ही प्रभावकारी एवं प्रासंगिक है कि राजनीति में अध्यात्म का स्थान होना अत्यंत आवश्यक है। गोखले के द्वारा राजनीतिक जीवन में एक ऐसे निश्चित सत्य का या शाश्वत सत्य का प्रतिपादन किया गया जिसके परिणाम नैतिकता एवं उच्च उद्देश्यों को लेकर के आगे चल रहे थे। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया एवं जीवन में प्रयोग लाने के लिए निर्धारित किया कि धर्म और नैतिकता के द्वारा ही राजनीति का आधार निश्चित करना चाहिए। साध्य और साधनों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। जिस तरह के पवित्र हमारे साधन होंगे उन साधनों के माध्यम से ही हमारे साध्य या गंतव्य की प्राप्ति होगी, वह पूरी तरह से पवित्र होगा। उसमें किसी प्रकार का लेस मात्र इस तरह का कलंकित भाव नहीं होगा। वे विश्वास के रूप में कहते थे कि राजनीतिक जनसेवा का एक साधन तभी बनना संभव होता है जब उस राजनीतिक परिदृश्य का आध्यात्मिक दृष्टि से उसके चरित्र का
प्रयोग किया गया हो या उसके प्रयोग को आध्यात्म के आधार पर राजनीति में लिया गया हो, वह नैतिकता से परिपूर्ण होना चाहिए। इसके आधार पर ही वे राजनीति को अध्यात्म से जोड़ करके और एक अपने जीवन के समस्त पहलुओं को ध्यान में रखते उस मार्ग को प्रशस्त करना चाहते थे, जो कि भारत को स्वतंत्र दिलाने में सार्थक सिद्ध हुआ। सार्वजनिक नैतिकता के विकास और चरित्र के निर्माण की जो बात है, उसकी आवश्यकता है, उस पर इन्होंने बहुत जोर दिया। 1905 में भारत सेवक समाज का संभव रूप से प्रमुख उद्देश्य यही लक्ष्यात्मक दृष्टि से था कि राजनीति का हमें शुद्धिकरण करके उसे धर्म और नैतिकता से जोड़ना है। तो ये भारत सेवक समाज की जो स्थापना 1905 में गोखले द्वारा की गई, उसका प्रमुख यही उद्देश्य था कि धर्म और नैतिकता से जोड़ करके राजनीति का हमें प्यूरिफाई करना है, शुद्धिकरण करना है। गोखले के इन्हीं विचारों का प्रमुख रूप से प्रभाव आगे चल करके महात्मा गांधी के जीवन पर पड़ा। आध्यात्मिकरण के इस संदर्भ में जो एक देश के लिए समर्पित व्यक्तियों की भारत सेवक समाज के रूप में, जिसे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, वह गोखले के जीवन का एक सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचने वाला उद्देश्य था। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने 12 जून 1905 में भारत सेवक समाज नाम से एक संस्था इंस्टीट्यूट बनाई। उस संस्था का जो शिलान्यास है वह शिवराम हरी सेठ के द्वारा किया गया। इसमें योग्य और प्रतिभाशाली नवयुवकों को प्रशिक्षण देकर देश के लिए समर्पण की भावना के साथ उन्हें सार्वजनिक जीवन में प्रवृत्त करना चाहते थे। इस संस्था में दीक्षा ग्रहण करने से पूर्व 7 शपथ लेनी पड़ती थी। तो इन 7 जो शर्तें थीं, इनके आधार पर ही एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना कि जो जीवन में आध्यात्मिक स्वरूप को धारण करते हुए नैतिक एवं चरित्र के आदर्श स्वरूप को समाज में प्रस्तुत करे। तो गोखले के द्वारा दिया गया इस तरह का जो वैचारिक दृष्टिकोण था, वह राजनीतिक आध्यात्मिकरण के नाम से जाना जाता है। तो ये आज का बिंदु यहीं हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।